हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। नाम से क्लियर हो ही रहा होगा आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का टोपी शुक्ला। बहुत दिनों बाद मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूं और अब प्री बोर्ड्स काफ़ी सारे स्कूल्स में चल रहे हैं, होने वाले हैं और बोर्ड्स तो हमारे मई में होंगे। कोशिश करेंगे बहुत और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो क्लासेस चल ही रही हैं, फिर भी जो अतिरिक्त है कुछ बच्चे नहीं पूछ पाते, उन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये वीडियो समर्पित है। बाकी का तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं, अच्छे हैं बच्चे हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक राही मासूम रजा हैं और ये एक बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। गीत लिखे हैं इन्होंने, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, पटकथाएँ लिखी हैं। ठीक है, तो टोपी शुक्ला आप देख ही रहे हैं। अब बात ये है कि पाठ का नाम टोपी शुक्ला क्यों है और ये पूरा पाठ किस चीज़ पर आधारित है। संचयन भाग से है, संचयन भाग 2 से है, कक्षा 10 में और हिंदी ब में आप लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोपी शुक्ला की शुरुआत इस सेंटेंस से होती है कि इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है। अब देखिए, यहीं से आप यहाँ से ट्विस्ट, आप कहानी की शुरुआत को देखिए। नाम टोपी शुक्ला है और शुरुआत किससे की गई? लेखक ने, इफ़न। अब ये इफ़न कौन है हम जानेंगे। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। यहाँ पे आपको इफ़न का इंट्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी, मतलब उसे इफ़न बोलने में ही उसको अच्छा लगता था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के 2 नाम है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया, एक बेसिक सी बात है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, मतलब हिंदवी, मतलब जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें 2 हो गए कि उर्दू हो गई, हिंदी हो गई। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। घपले का तात्पर्य यहाँ पे है कि कैसे कैसे मतलब घटनाएं हो रही हैं, ब्लंडर्स हो रहे हैं। अब यहाँ घपले, ये एक तरीके से कमेंट किया है, एक तरीके से व्यंग किया है लेखक ने, क्या कि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर कहते हैं। मतलब यहाँ हिंदू की बात चल रही है कि अगर नाम कृष्ण है तो वो हिंदू के ईश्वर हैं, भगवान है, अवतार हैं, और मोहम्मद अगर है तो पैगंबर हैं। जबकि देखा जाए तो दोनों ईश्वर की उपाधि पर हैं। इस्लाम में मोहम्मद साहब और हिंदू में कृष्ण भगवान। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। आप जब मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब की जब आप हिस्ट्री उठाएंगे, आप उनका बाल्यकाल देखेंगे, तो उनका भी बाल्यकाल ऐसा था कि मतलब जिस प्रकार से कृष्ण ग्वाले थे तो वह भी मतलब गाय इत्यादि, भैंस इत्यादि चराते थे। मतलब दूध इत्यादि का कार्य हुआ करता था। तो दोनों ही पशुपति थे। पशुपति का मतलब है पशुओं के स्वामी, पशु रखने, जिनके घरों में पशु होते हैं। ठीक है, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। तो निवास स्थान जो है वह भी पैगंबर साहब का भी ब्रज क्षेत्र माना गया। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल ये अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। माने इनकी जो मित्रता है वह इतनी गहन है कि इन दोनों के बारे में बात करना इस कहानी का पूर्ण आधार है। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। मतलब अगर टोपी को जानना है तो इफ़न के घर चलना जरूरी है, माने उसके बारे में जानना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। कैसे, मतलब जो परंपराएं हैं, जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल्स हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ क्या समस्याएं हैं, वहाँ क्या अच्छी बातें हैं, हर तरह की बातों को जानने के लिए हमें इफ़न के घर जाना होगा। लेकिन हमने पाठ की शुरुआत कहाँ से की थी? टोपी शुक्ला, माने एक जिसके किसी का भी ये नाम है। शुक्ला आप जानते हैं हिंदू है और हिंदू में भी ब्राह्मण है। ठीक है, अब क्या है टोपी का पूरा नाम, वो इस कहानी में आगे आपको मिलने वाला है। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी क्या सुन रहे हैं। हमारा जो मुख्य डिस्कशन है, जो विचार विमर्श है, वह है टोपी की कहानी है। तो कहा कि इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मतलब जितना टोपी की जिंदगी में इफ़न की इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्णता है, और जहां जहां इफ़न का ऐसा जिक्र आएगा जहां टोपी की बात हो, तो वहां जरूर इफ़न की बात बताई जाएगी। आगे लिखते हैं लेखक कि मैंने इसे जरूर जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं,
क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। मैंने अभी जैसे कहा, न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि इफ़न और टोपी एकदम ही एक ही व्यक्ति है, ऐसा भी नहीं है। तो कहा कि न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्ति को डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों व्यक्ति का डेवलपमेंट आप जानते ही हैं, विकास, मतलब इनकी जो वृद्धि विकास है, ग्रोथ जो है, वो अलग अलग आज़ाद व्यक्ति के तौर पर हुई है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों की, अब इसमें आपको एक और बात बताता हूं कि इन दोनों को अलग अलग परंपराएं प्राप्त हुई हैं। घरेलू परंपरा मीन्स होता है हमारे जो घर में जो हमारी संस्कृति है, हमारे घर की जो भाषा है, हमारे संस्कृति का, हमारे घर का जो ज्ञान है, वो दोनों का अलग अलग है। एक शुक्ला है और एक इफ़न है, एक मुसलमान है और एक हिंदू है। तो आप समझ ही सकते हैं, इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, मतलब दोनों की ही सोच अलग अलग है। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है और मुझे लगता है इस कहानी का जो मुख्य आधार है वो यही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। देखिए, मैंने अभी वही बात कही आपसे कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कह रहा हूं। लेखक यहां स्पष्ट करता है कि मैं उन राजनेताओं की तरह से ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अक्सर हम सुनते हैं ना, तो कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? ठीक है, लेखक फिर से यहाँ पे बहुत एक कहते हैं ना, एक विचार प्रस्तुत कर रहा है, एक गंभीर वार्तालाप यहाँ कहता है कि तथ्य कहता है कि अगर हम भाई भाई हैं तो हमें आपस में कहने की आवश्यकता क्या है? हैं तो हैं। क्या हम रोज सुबह उठ करके कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? और अगर ये क्या कहते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है तो कहने से हो क्या जाएगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। देखिए आ गया ना अंतिम में कि ये पॉलिटिक्स पॉइंट है कि हिंदू मुसलमान जो है वो भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रह रहा। हम इस प्रकार से इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेखक इस बात को कहना चाह रहा है कि ये तथ्य, अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो भाईचारा अपना पूरा पूरा निभाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि मैं तो एक कथाकार हूं, मतलब एक कहानी लिख रहा हूं और मैं एक कथा सुना रहा हूं, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूं। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। ये एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। अब देखिए, आपको टोपी का नाम प्राप्त हो गया है यहाँ पे कि एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इफ़न किसका नाम है? जरगाम मुर्तुजा का, सैयद जरगाम मुर्तुजा का। और अब देखिए कि बलभद्र नारायण शुक्ला ही टोपी शुक्ला है। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। ठीक है, लेकिन जब मरे तो ये हुआ कि भाई लाश को करबला, माने जो कब्रिस्तान है, प्रसिद्ध कब्रिस्तान इस्लामिक में जो कब्रिस्तान है, वहां उनकी लाश को जो मतलब अंतिम क्रिया है वहां की जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक नहीं ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ, माने इफ़न के पिता जो थे वह हिंदुस्तान में पैदा हुए। ठीक, जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। ठीक है, फिर आगे है कि इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी का अर्थ होता है जो नमाज इत्यादि को बहुत नियम अनुसार पूरा करते हैं। जैसे नमाज का जो टाइम है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5 समय की नमाज इसमें प्रसिद्ध है। तो नमाजी बीबी का अर्थ है मतलब जो महिला थी, जो उनकी दादी थी, परदादी, ठीक है, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की थी। आगे लिखते हैं कि करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। ये सभी इस्लामिक धार्मिक स्थान हैं और इसमें ये कब्रिस्तान भी है, मतलब ये सब मतलब उनसे धार्मिक स्थान से सब इस्लाम से पूरी तरह से संबंधित हैं ये।
आगे देखते हैं कि परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। मांस का सदका मीन्स मांस का टुकड़ा। ये एक टोटका है नजर उतारने का इत्यादि, मतलब जो भी है। अब ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी गई है कि माने इतनी धार्मिक है, इतनी जगह घूमी है, इतनी जगह धार्मिक स्थानों में गई हैं, नमाज अदा करती हैं, लेकिन अपने जो छोटे मोटे टोटके इत्यादि हैं, अपना बचाव रखने के लिए, अपनी संतान का बचाव रखने के लिए, अपने बच्चों का बचाव रखने के लिए ये सब वो करती हैं। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। ये देखिए, ये लाइन बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? इफ़न की दादी नमाज रोजे की पाबंद थी, ठीक है। इस्लाम में नमाज रोजे सब आपको जानकारी है। रोजे जो इसमें व्रत रखे जाते हैं, उनके 40 दिनों के रोजे होते हैं, वो रखती हैं, नमाज करते हैं उन रोजों के दौरान। लेकिन जब इकलौते बेटे को चेचक निकले, अब चेचक क्या होता है? चेचक होता है चिकन पॉक्स, और उसको हमारे हिंदू ग्रामीण भाषा में तो नहीं कहूंगा मैं, हिंदी में कहते हैं कि जैसे शीतला माता, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है, सामान्य भाषा में कहते हैं कि शीतला माता का प्रकोप है। तो जब शीतला माता, अब ये हिंदू वाली बात आ गई, ठीक है। चिकन पॉक्स तो चलिए आप साइंस में आ गए और इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन जब आप बोलते हैं चेचक तो शीतला माता, तो उस संदर्भ में भी उनकी दादी का मानना है, वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी होकर माने एकदम प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। मैंने भी बताया कि शीतला माँ का प्रकोप ऐसा माना जाता है, ये मान्यताएं हैं, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, मैं क्यों का सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ये मान्यताएं हैं। पूरब की रहने वाली थी, पूरब माने ईस्ट जोन, जो भारत का पूर्वी इलाका है, माने भारत का पूर्वी इलाका माने उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, या उससे भी आगे का, मतलब स्टेट्स को अगर हम ना करें तो ईस्ट माने कोलकाता हो गया, बिहार हो गया, पूर्वांचल हो गया, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब ईस्ट में आता है। हम आज उत्तर भारत में हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्व की रहने वाली थी, 9 या 10 वर्ष की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई। सोचिए कितनी छोटी उम्र में उनकी शादी हुई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, माने भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ। लखनऊ की भाषा में भी नहीं बोलती थी, जो जहां से थी वहीं की भाषा, उसको पूरब की भाषा का प्रयोग किया करती थी। वैसे भी लखनऊ में जो हिंदी है वो बड़ी तहजीब के साथ बोली जाती है। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाई रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। देखिए यहाँ दो बातें देख लेते हैं। मौलवी जी का घर था तो बहुत ही डेकोरेज्म के साथ, डांस नहीं होगा, मतलब ये नाच गाना नहीं होगा, एकदम कोई बहुत धूम धड़ाका नहीं होगा, बहुत सामान्य तरीके से। लेकिन ये एक तो इतनी छोटी उम्र में, आप समझिए कि 9-10 साल तो क्या बच्चे की उम्र होती है ना, उस उम्र में शादी हो गई, दूसरे के घर चले गए। तो अब ये प्रथाएं थी ना बाल विवाह हमारे देश में, तो उस वक्त एक तो वैसे ही बच्चे का घूमने, मतलब अपने कहते हैं कि खेलने इत्यादि में मन लगा रहना, और उसमें भी ये सब कहाँ तो कहा फिर। लेकिन जब वो बड़ी हुई और जब उनके खुद के बेटे की वो शादी हुई, तो जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, मीन्स दिल एकदम कि नाचना ही था। लेकिन मौलवी जी के घर में ये सब नहीं होता था। लेकिन इफ़न जब पैदा हुआ, और इफ़न की छठी का 6 दिन के बाद जो एक मनाया जाता है उत्सव, पर उन्होंने उसमें जी भरकर जश्न मना लिया। जश्न का मतलब उत्सव या उत्साह के साथ। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। ठीक, अब ये बात क्यों कही इन्होंने कि दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था? क्योंकि इफ़न के होने में उन्होंने खूब मस्ती की थी। दादा मर गए थे, मौलवी मर गए थे, मौलवी साहब। आगे बढ़ते हैं कि इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। ठीक है, ये एक फर्क पड़ता है। घर में वो मौलवी की बेटी नहीं थी, लेकिन शादी मौलवी से हुई। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करती थी। असामियों का तात्पर्य होता है ये जो बड़े धनाढ्य, जो जहाँ पे गाय इत्यादि रहती हैं, जमींदार लोग जो होते हैं, तो वहाँ पे
घी पिलाई हुई काली हांडियाँ, घी पिलाई हुई काली हांडी का तात्पर्य वो जैसे घी बनाने के लिए जो आंच पर रख दिया जाता है मटका, वो उसमें जो घी निकलता है वो खुद भी तो मटके में ऑब्जर्व हो जाता है, उसके बाद उसका रंग नीचे से काला हो ही रहा है, तो उसका एक अलग ही स्वाद रहेगा। तो बस आगे लिखते हैं कि बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। कहते ना, मतलब अपने ससुराल से अपने जब पीहर पहुंचती थी तब अपना जी भर के मन अपना खुश होकर के रहती थी, खाती पीती थी। लखनऊ आते ही इन्होंने फिर मौलवी बन जाना पड़ता था, माने फिर एक डेकोरेज्म रहता था कि अरे मौलवी साहब की पत्नी है या जो भी है, ठीक है। तो अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, परिवर्तित नहीं होते, ना पत्नी के लिए, ना बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए, वह सिर्फ अपनी धर्म आस्था संस्कृति में ही रहते हैं। मैं सही और गलत नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे पाठ के आधार पर ये बातें कर रहा हूं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती है। अब देखिए, जब अपने मन का करने का नहीं मिलेगा, जब मन में जब करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे तो आप घुटन महसूस करते हैं। तो यहाँ पे दादी की मानसिकता को समझना जरूरी है। यहाँ पे हर एक लाइन इस कहानी की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, उसको आप ये ना सोचें कि ये दादी है तो इनके बारे में क्या सुनना है, समझना है। तो ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोले कि लाश जो है आपकी मैं करबला भिजवाऊं या नजफ मतलब कब्रिस्तान में। तो बोली, ए बेटा, ये देखिए ये पूर्वी भाषा का प्रयोग किया है यहाँ पे बढ़िया तरीके से। अब बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो, जो तुझसे हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। कहाँ घर? माने अपने पीहर। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है, ठीक है। तो घर कराची में है, समझिए ना आप, पाकिस्तान का इलाका रहा वर्तमान में, और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन का मतलब होता है जो सरकार उन स्थानों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। मरते मरते वक्त किसी को एक ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं ना, क्या मतलब लास्ट में क्या सोचता होगा इंसान। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उसने दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आईं। बेशुमार का मतलब बहुत सारी। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, इन शॉर्ट में आप समझें कि व्यक्ति का जो स्थान होता है, जन्म स्थान होता है, जहां पे उसने अपनी जीवन के बहुत अच्छे पल बिताए होते हैं, वह उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके लिए ना कोई धार्मिक स्थान है, ना उसके लिए कोई धाम है, ना कोई पवित्र मंदिर है, ना मस्जिद है। आगे बढ़ते हैं। वे बनारस के फातमैन में दफन की गई। ये भी एक कब्रिस्तान का ही नाम है। मैं दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। ये मुर्तजा हुसैन जो हैं ये पोस्टेड हो गए थे, और ये आप आगे देखेंगे कि ये क्या थे। ये जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर बन चुके थे। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी, ठीक है। इरफान तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो से अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी का मतलब बहन होता है, और छोटी बहन नुजह से भी था। परंतु दादी से वह जरा, बाजी का तात्पर्य बड़ी बहन है, नीचे दिया है, माफ करें मैंने सिर्फ बहन कहा, और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। ये मतलब इरफान के साथ की स्टोरी है। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया, कभी उसको नहीं डांटा। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब काबली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती। ये सभी कहानियों के नाम है, ये आपने नहीं सुने होंगे, आप व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने के लोग हैं, ठीक है। ये कहानियों के नाम है। सोता है संसार, जागता है पाक परवदिगार,
आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। ये इत्यादि कहानी के एक तरीके से कहेंगे आप वाक्यांश हैं। पाक का अर्थ है पवित्र। आगे बढ़ते हैं। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। मतलब जो उसके अब्बू थे वो दादी को उसकी भाषा नहीं बोलने देते थे, उनकी भाषा। क्यों? उनको ऐसा लगता था ये अनपढ़ों वाली भाषा है। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोलने लग गयो? तू अपने अब्बा ही की ही बोली बोलो, माने तुम अपने अब्बा माने अपने पिता की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। फिर आगे कहानी का एक और वाक्यांश बताते हैं कि ताऊ बादशाह का केहस की तुरंत एक ठो हिरन मार लिया वा। कि उस बादशाह ने कहा कि तुरंत एक ठो माने एक हिरन को मार के लेके आओ। खैर इस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं है, यहां पे लिखा गया है, बता रहा हूं मैं आपको। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। टोपी आता जाता रहता था ना यहाँ पे। इरफान की दादी उसे अपनी मां की पार्टी की दिखाई दी। इरफान की दादी उसे अपनी मां की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। देखिए अब इधर टोपी अपनी दादी से नफरत करता है और अब उसको इरफान की दादी की भाषा अपनी मां के समान लगी। आगे बढ़ते हैं। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। किसकी? इरफान के अब्बू और उसकी भाषा किसकी? उसकी क्या नाम है इसका, टोपी की दादी की भाषा जो थी वो इरफान के अब्बू की समान थी। माने जो टोपी की जो दादी थी वह बहुत वह पढ़ी लिखी थी और इधर इरफान के पिता पढ़े लिखे थे। तो आप देखिए कहां को रिलेट हो रहा है। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करती। जैसे बच्चों को छेड़ते ना मस्ती करने के लिए। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे। ये दादी कहती थी टोपी से कि काहे उनके पास जाते हो तुम भाई, बाजी के पास और इरफान की अम्मी के पास, मेरे ही पास आया करो, या तो चल इधर आ। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता। अमावट मतलब होता है एकदम आम से बनी हुई जो मिठाई होती है या उससे बनने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। तिलवा बन जाता। तिल से समझ ही रहे होंगे आपके तिल के लड्डू। मतलब एक जो लेखक है वह बता रहा है कि इतने सुंदर सुंदर बातें, उनकी भाषा इतनी अच्छी रहती थी और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कह रही। दादी हमेशा यहीं से बात शुरुआत करती। तकिया कलाम होता है, इसको तकिया कलाम बोलते हैं। कहां से लोग इस तरह कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं ऐसे करके। दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है। कहते ना तोरी अम्मा कहा कह रही, अरे तोरी अम्मा कहा कह रही, ऐसे करके। फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा, वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। कुछ होता है ना बच्चों को कुछ शब्द अच्छे लगते हैं। कुछ छोटे बच्चे होते हैं आपस में बा 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 कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे ही उसके लिए टोपी के लिए, टोपी इतना छोटा भी नहीं था लेकिन अम्मा, अब्बू, बाजी ये शब्द बोलता रहता था। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, नीले तेल वाले, ये इनके पिता का नाम है, वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। डाइनिंग टेबल लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। किसको? टोपी को। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। देखिए राम दुलारी इसकी मम्मी का नाम है। अब देखिए इसने क्या कहा। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गईं। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी सिर्फ एक शब्द से। यह लफ्ज तुमने कहां सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब आप देखिए, एक तो हिंदू, उसमें भी ब्राह्मण, बलभद्र नारायण शुक्ला, अभी पढ़ा था इसका नाम ने, टोपी शुक्ला का नाम। उसके मुंह से अनायास अचानक से निकलता है अम्मी, और उधर उसकी दादी सुभद्रा देवी जी। कहा, यह लफ्ज तुमने कहां से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया।
ऐसे डाइनिंग टेबल बैठ के खा रहे होंगे वो लोग, तभी ये टोपी इससे सवाल किया और ये गुस्से में सुभद्रा देवी, ये अम्मी शब्द तुमने कहाँ से सीखा? लफ्ज, टोपी भी है ना, थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा क्या पूरा बच्चा ही है, तो लफ्ज। टोपी ने आंखें नचाई, एकदम आंखें घुमाते हुए कहता है लफ्ज का होता है माँ? लफ्ज मीन्स शब्द। ये अम्मी कहना तुमने किसने सिखाया? दादी गर्जी गुस्से में, हम इफ़न से सीखा है। ये किसने कहा? टोपी ने। उसका पूरा नाम क्या है? समझ में आ गया होगा, घर वाले ने पूछा, दादी ने पूछा। हम ना जानते। तो कहती हैं वो कि ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिहले बाय कारे। तो कहा, राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। तो तूने कहा ये तो कौनो माने किसी, मियाँ मीन्स मुसलमान के लइका, लइका मीन्स लड़का, से दोस्ती माने दोस्ती, कर लिहले माने कर लेना, बाय कारे ये अतिरिक्त हो गया कि बाय कर लिया बे, क्या रे? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की ये जबान ना बोला करो। ये सुभद्रा देवी कहती है राम दुलारी से। राम दुलारी ने ये स्टेटमेंट बोला है इस भाषा में। आपने अभी देखा था कि इफ़न की दादी और टोपी की मम्मी की जो भाषा है वो एक जैसी है, और इधर इफ़न के फादर और जो टोपी की दादी की भाषा जो हिंदी है, जो सामान्य कहते हैं ना खड़ी बोली है, वह उनकी है। तो कहा कि बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की ये जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। लड़ाई और जो डांट लपट थी वो पड़नी थी टोपी को, और वो चली गई राम दुलारी जी की तरफ। उधर देखिए, दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसीलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, बना ली है, तो वे अपना गुस्सा पी गए। क्योंकि भाई गुस्सा तो आना ही था, लेकिन उन्होंने सोचा कलेक्टर साहब का बेटा है भाई इफ़न। तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए, जो परमिशन इत्यादि होती हैं। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी, जिस दिन की हम बात चल रही है। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई। अब आप समझ सकते हैं, सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। आप कोई भी किसी भी नाटक का, फिल्म का सीन याद कर सकते हैं। भरी डाइनिंग टेबल पे एक बुजुर्ग महिला उठ जाए, वो भी दादी, और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा, और मारते मारते कहा कि ते फिर जइबे ओकरा घरे? बोलता है हाँ हम जाएंगे उसके घर। अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा, आगे माटी मिलाऊं, तेरी हाँ को तेरी मिट्टी में मिला दूंगी। ऐसा राम दुलारी मारते मारते थक गई। परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। ये मुन्नी बाबू जिसके ना भाई का नाम है, भैरव उसकी कुटाई मीन्स पिटाई का तमाशा देख रहे थे। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, टुकड़ा तात्पर्य माने, और घी में, आग में घी डाल दी मुन्नी बाबू ने। कबाब, अब आप जानते हैं कबाब क्या है? ये मुन्नी बाबू ने कहा कि हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई, जो उसकी माँ थी। आप समझ सकते हैं ना, ब्राह्मण परिवार है हिंदुओं का, ब्राह्मण परिवार कबाब इत्यादि, प्याज इत्यादि तो खाते नहीं है, तो कबाब का नाम है तो खाने की बात कर दिया, और वो भी बड़ा बड़ा। अब खाया नहीं खाया वो बात की बात है, लेकिन इतने में माहौल तो और खराब हो गया ना। केवल अम्मी बोल देने से उसकी इतनी पिटाई हो जा रही है, तो कबाब खाने से क्या होगा, आप सोच सकते हैं। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा। क्यों? क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा था, और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत में दी थी। ठीक है, इकन्नी मीन्स होता है ना, जैसे चौवन्नी बोलते हैं 25 पैसा, इकन्नी मीन्स 10 पैसा, 1 पैसा। तो टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। पैसे ले लिए, चुप हो गया। ऐसा नहीं कि वह जाके चुगली कर दे। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। इतना सच्चा दिल व्यक्ति था, सिर्फ अपने मित्र से कहता था। व्यक्ति क्यों था? बच्चा था, माफ करें। टोपी ने कहा तू हमें कबाब खाते देख रहे हो? ना देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। आप समझ रहे हैं ना, कहानी किस ओर जा रही है। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ई झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। आप समझ लीजिए, अब उस टोपी की बात को अब कौन यकीन मानेगा।
उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार ये एक बात ही सोच रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था ही नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। अब आप समझिए बच्चे की मानसिकता को। इस पाठ के माध्यम से जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम की एक बेवजह की नफरत में होगी, बहुत सारी वजह होगी निश्चित तौर पर, लेकिन इस वजह की वजह से टोपी की पिटाई होना कितना मूर्खपूर्ण लग रहा है आपको, और लग ही रहा होगा। यही जो लेखक है राही मासूम रजा, इसी चीज पर चोट करना चाह रहे हैं वास्तविकता में, और अब तो समाज में इससे ज्यादा ब्लंडर चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। सब बातें बताता था। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। ज्योग्राफिया मीन्स होता है ज्योग्राफी, भूगोल शास्त्र। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। फिर टोपी बोलता है, क्या बोलता है टोपी? थोड़ा त्रस्त तो दुखी हो गया बच्चा। अब आप समझ सकते हैं, बोलता है कि ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। टोपी कहता है, अब भोला है, आप समझते बच्चे कितने सच्चे मन के होते हैं, आप भी तो बच्चे ही हैं, थोड़े से बड़े हो गए आप। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें? टोपी कहता है तोहरी दादी हमरे घर आ जाएं और हमरी तोहरे घर चली जाएं। हमरी दादी तो बोलिए तू ही लोगन को बोलनी थी, माने हमारी जो दादी हैं वो तो तुम्हारे घर की भाषा भी बोलती हैं, माने वो ऐसी ही बोली है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बढ़ने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा, लेकिन इस वीडियो से ये समझ में आ गया कि टोपी अपनी दादी से त्रस्त है और वो प्रश्न करता है अपने फन से, कहता है अपने मित्र से, भाई यार ऐसा करते हैं दादी बदल लेते हैं। आप समझ ही सकते हैं इस बच्चे की मानसिकता। ठीक, तो खैर अगले वीडियो में मिलता हूं बहुत जल्दी। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए।